को आज 31 अक्टूबर 2022 ऋषिकुल योगपीठ द्वारा जो फेसबुक लाइव चैनल के माध्यम से DNYS की लगातार ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसमें आज पुनः प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी उपस्थित हो चुके हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि आज की ऑनलाइन क्लास का शुभारंभ करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपकी। आप सब कैसे हैं? बढ़िया सर। जो पढ़ाया जा रहा है समझ में आ रहा है? जी सर। जी सर। तो उम्मीद करें कि अब आप लोग धीरे धीरे इन सब चीजों के प्रति काफी जागरूक हो जाएंगे। चलिए, आज हार्ट के बारे में हमने पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था, कोई बताएगा? मुझे याद है नहीं मैंने क्या क्या पढ़ाया था, तो मैंने सोचा आपसे ही पूछ लूं। जी, आप लोगों में से किसी को आइडिया है कि हमने क्या पढ़ाया था? आप बोल सकते हैं जिसको आइडिया है। सर नमस्कार। नमस्कार, बोलिए बोलिए। सर यही बताया गया था कि 2000 हमारा जो हार्ट है वो 2000 करीबन लीटर खून है जो पास करता है सिस्टम ऑक्सीजन की कमी होने पर। और एक जो बच्चा होता है वो 4 माह का होने पर उसका हार्ट काम करने लग जाता है जी। और ये कुछ धड़कने आवाज खुलने और बंद होने तक सुनाई देती है। ये कुछ ऐसा कुछ बताया गया था सर। और तो थोड़ा सर कुछ ऐसी दवा बता दो ना जो हमारी याद भी रहने लग जाए। तो आपको वीडियो मिल रहा है? हाँ सर। देखो, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है। जी सर। ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, क्या हुआ, हमारे रिलेटिव हैं तो हो गया, दिवाली से एक दिन पहले की बात है। जी सर। तो मैं हॉस्पिटल गया, सारे परेशान थे, तो डॉक्टर ने एक डोपामाइन इंजेक्शन लिख दिया। जी सर। डोपामाइन इंजेक्शन खरीद के ले आओ। जी सर। अब उन्होंने नर्स से या किसी से पूछा होगा, तो सारे रोने लग गए। ये जो जानकारियां है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो उसमें आपको जानकारी होगी तो आप सक्षम होंगे उस सिचुएशन को हैंडल करने में। अब वो डोपामाइन इंजेक्शन है, वो बेसिकली क्या होता है, ब्लड के पंपिंग को बढ़ाने के लिए डॉक्टर लास्ट स्टेज में यूज करता है कि अगर किसी से काम नहीं, उससे पहले एक छोटा सा इंजेक्शन आता है लैक्सिक करके। उससे क्या करता है कि वो पहले वो देता है, उससे अगर आ जाता है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम होती है वो ब्लड में थिकनेस आ जाने की वजह से होती है, ब्लॉकेज होती है। आज हम पढ़ेंगे ब्लॉकेज क्या होती है, हार्ट वल्व क्या होता है। डॉक्टर कहता है ना आपसे, वल्व जी ब्लॉक हो गया है, हार्ट वल्व ब्लॉक हो गया है तो हार्ट काम नहीं करेगा। उस ब्लॉकेज कितना ब्लॉक है, 100%, 50%, 10%, 20%, उस पर डिपेंड करता है आपका हेल्थ। क्योंकि ब्लॉकेज अगर ज्यादा होगा तो आप सांस नहीं ले पाओगे, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई होगी नहीं, तो आप सांस नहीं ले पाओगे। अब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो हमने पढ़ा था ब्लड की एक खास बात, ऑक्सीजन की क्या होता है, हमारे शरीर में एक खास बात होता है कि कहीं से ब्लड अगर निकल रहा है तो वहां पे क्लॉटिंग होती है, और अगर ब्लड रुक जाता है तो थक्का बन जाता है।
तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जब ब्लॉक हो जाता है तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। अब ब्लड पंप तो हो नहीं रहा बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज, तो ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, जिससे हार्ट फेल्योर का सिचुएशन बनता है। वो कुछ वक्त की बात होती है, अगर उस वक्त में उसको संभाल लिया जाए तो ठीक हो जाता है। तो एक ब्लड पंपिंग का इंजेक्शन था, सिचुएशन गड़बड़ था, तो उसके लिए हम परेशान नहीं होते हैं। तो वो जब तबीयत खराब है तो उसका जो प्रोसीजर है हम वही फॉलो करेंगे, क्योंकि उससे पहले किसी को समझाओ तो समझ में आएगी नहीं, और जब प्रॉब्लम हो जाएगी तो रोना शुरू। ये सिचुएशंस को थोड़ा सा, ये जो छोटी छोटी बातें जब आपको बोली जाती है तो उसको टेक केयर जरूर करें। और ये सारी बातें जो अभी आपको पढ़ाई जा रही है उसको आप अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ में इंप्लीमेंट करें। आपको अनुभव तभी मिलेगा, अनुभव किससे मिलता है? एक्सपेरिमेंट से, जब आप उसको करेंगे। नहीं तो आपने किताब में पढ़ लिया, कॉपी में लिख दिया, किसी अलमीरा में पड़ा रहेगा। और संस्कृत में एक श्लोक है, पुस्तकस्ता तु या विद्या परहस्त गतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने नासा विद्या नातद धनम। लाइब्रेरी में, अलमीरा में रखा हुआ पुस्तक, लिखी हुई कॉपी और बैंक में जमा किया गया पैसा वक्त पे काम नहीं आता है। वक्त पे काम आपका अनुभव आता है। और अनुभव किससे मिलता है? जब हम उसको यूज करते हैं, एप्लीकेशन में लाते हैं, तब अनुभव मिलता है। चलिए आज हम हार्ट के चेंबर्स की बात करेंगे। हमें ब्लड हमारे शरीर में कैसे आता है, कैसे जाता है, वो ऑक्सीजनेटेड कैसे बन जाता है, डीऑक्सीजनेटेड कैसे बन जाता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से 4 चेंबर होते हैं हमारे हार्ट में, लिख लीजिए अगर लिखना चाहें तो। मुख्य तौर पे 4 भागों में विभाजित रहता है। राइट साइड, राइट चेंबर ऑफ हार्ट कहलाते हैं। लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट का होता है। अब ये काम कैसे करता है? अब हमने पढ़ा था कि हार्ट की पोजीशनिंग क्या है, कहां पर होती है हार्ट की पोजीशनिंग? हमने लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो हार्ट की पोजीशनिंग किसके पास होती है, किसके लेफ्ट साइड में? स्टर्नम के लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में सर। स्टर्नम कहां पर है? ये देखो, ये जो हमारा ये स्टर्नम है, इसे थाइमस से ऊपर, ये जो थाइमस पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। थाइमस भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि जिसका थाइमस गड़बड़ हो जाएगा तो उसके द्वारा इस शरीर का जो एक रिप्रोडक्शन चेन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। उस पे भी जब हम आएंगे, रिप्रोडक्शन सिस्टम में आएंगे, उसमें पढ़ेंगे कि ये रिप्रोडक्शन सिस्टम हमारे शरीर में कैसे डेवलप होता है, हार्मोन्स कैसे डेवलप होते हैं और थाइमस की क्या भूमिका होती है। तो थाइमस कई दफा आप देखेंगे पंडित जी वगैरह जहां पे चंदन लगाते हैं ना, यहां भी लगाते हैं, यहां भी लगाते हैं, यहां भी लगाते हैं, उसको हम थाइमस पॉइंट कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो थाइमस से ऊपर स्टर्नम है, ये ऐसे। इसके लेफ्ट साइड में क्या होता है? हार्ट का राइट चैम्बर होता है। अब उसको क्या कहा जाता है? राइट एट्रियम। उसको कहा जाता है राइट एट्रियम। अब इसमें 2 होते हैं, पहला सुपीरियर वेना केवा और दूसरा इंफीरियर वेना केवा। अब एक से CO2 आता है और एक से O2 जाता है। अब इसी
राइट एट्रियम के बीच एक वाल्व लगा रहता है जिसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व। अब जब ब्लड का दबाव एक दूसरे की तरफ से मिलता है उस वाल्व पे, तो दोनों का ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होके ब्लड सप्लाई आता है, एक डीऑक्सीनेटेड और एक ऑक्सीजनेटेड। ये तो इसका सिस्टम है। अब वो उससे कहां जाता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड इससे वेंट्रिकल चैम्बर जो दूसरा है उससे वो कहां जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है? जो लंग से हार्ट तक जाता है और हार्ट से लंग तक, उस आर्टरी को पल्मोनरी बोलते हैं। जो डीऑक्सीनेटेड को ऑक्सीनेटेड बना के पहले ले जाता है और फिर वापस करता है। अब एक लंग्स में जाके खुलता है, तो वहां जाके क्या होता है? ब्लड की शुद्धिकरण के लिए O2 प्योर O2 बन के लंग से हो हार्ट के लेफ्ट साइड। ये सारा जो फंक्शन अभी हमने बात किया ये राइट साइड का था। अब यही सिस्टम हार्ट के लेफ्ट साइड तथा हार्ट के लेफ्ट साइड, अच्छा लेफ्ट साइड में भी दो चैम्बर होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम। एट्रियम ऊपर होता है और वेंट्रिकल नीचे होता है। अब जो लेफ्ट एट्रियम होता है वहां से 4 पेयर जो वेसल्स है पल्मोनरी वेसल्स का, वो ओपन होता है। अब इसी से देखिए क्या होता है, आने जाने का, जैसे आप पानी का टंकी भरते हो, 2 पाइप ऊपर को जाता है फिर 2 पाइप नीचे को आता है, जहां से फिर आपके घर की सप्लाइयां बनती है। पहले टंकी में भरा जाता है पानी। सेम सिस्टम यहां पर है। ऑक्सीजन पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स जाता है, लंग्स से वो ऑक्सीजनेटेड होके फिर चैम्बर में पहुंचता है। तो ये जो हमने 4 चैम्बर पढ़ा, इस 4 चैम्बर से 2 सिस्टम काम करते हैं। पहला तो हमने क्या पढ़ा कि एक डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करके उसको ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करके फिर यहां पे लाया जाता है। तो हार्ट से लंग के बीच में इसको जो कैरी करता है उसको हम पल्मोनरी नर्व बोलते हैं, पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं। और ये जो ब्लड के प्रेशर का दबाव होता है इसी से इसका आना जाना होता है। अब हम आते हैं, ये तो सिस्टम हुआ ब्लड। अब हार्ट वाल्व्स जिसे हृदय कपाट भी कहते हैं। अब हार्ट के ब्लड को उसके डायरेक्शन के, उसके प्रवाह की दिशा को सही रखने के लिए दोनों ओर 4 वाल्व्स होते हैं। एट्रियोवेंट्रिकल जो राइट एट्रियम तथा वेंट्रिकल के मध्य पाया जाने वाला था, जिसका नाम अभी हमने पढ़ा क्या? ट्राइकस्पिड वाल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल
सेप्टल यानी लेफ्ट आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच पाए जाने वाला वाल्व, उसको क्या कहते हैं? बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व। एक वाल्व राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच होता है, उसे हम कहते हैं पल्मोनरी वाल्व्स। और इसमें भी तीन, इसको हमें जाना नहीं है डीप में, लेकिन इसमें भी तीन जो है वाल्व होते हैं, सेमी वाल्व होते हैं इसमें। और चौथा जो वाल्व होता है उसको हम कहते हैं सिंज, वेंट्रिकल और एरोटा के बीच पाया जाता है। इसे हम दूसरे शब्दों में एरोटिक वाल्व भी बोलते हैं। और इसमें भी तीन सिमिलर यानी सेमी लूनार वाल्व होते हैं। अब देखो डॉक्टर कैसे पता करता है। अब जो वाल्व्स है, अब प्रॉब्लम कहां पर है? जब टेस्ट कराया जाएगा तो अगर पल्मोनरी वाल्व में प्रॉब्लम है तो किसका, इसका मतलब क्या हुआ? हार्ट से लंग्स के बीच जो ब्लड की सप्लाई है उसमें रुकावट। और अगर दूसरा है तो फिर उसका दूसरा हो जाएगा। तो इसी तरह ये चार वाल्व्स होते हैं 20-20-20-20 सॉरी 25-25-25-25। ओवरऑल डॉक्टर ऐसे फाइंड आउट करता है, क्योंकि जनरली कोई एक हार्ट वाल्व ब्लॉक नहीं होता है, क्योंकि हमारा शरीर का सिस्टम ऐसे है कि हम इंटरडिपेंडेंट है, हमारा सारा ऑर्गन एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है। ऐसा नहीं है कि जैसे पूरी दुनिया में अलग अलग देश है लेकिन सभी एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं कि अमेरिका के पास सब कुछ है, वो अपनी मर्जी से कुछ कर सकता है। हाँ ठीक है, वो पावरफुल है, लेकिन उसको भी अलग अलग प्रोडक्ट्स अलग अलग देशों से चाहिए जो अमेरिका में नहीं पाया जाता। उसी तरह हमारे शरीर में अलग अलग ऑर्गन्स हैं और उनके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। जो एक ऑर्गन दूसरे का फुलफिल करता है, दूसरा दूसरे का फुलफिल करता है। इसी को हम कहते हैं इंटरडिपेंडेंसी। अब इसके लिए क्या बनता है, उसे कहते हैं हृदय चक्र, हार्ट साइकिल। अब एक शब्द आता है जैक्सन और फ्लेक्सन। देखो हार्ट कैसे काम करता है। हमने फीस्ट की तरह दिखता है तो काम कैसे करता है? जब उसको ब्लड सप्लाई के लिए फेंकना होता है तो ऐसे ओपन, ऐसे खुलता है। देखो, तो जब ये प्रेशर जाता है तो पूरे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई होता है, और जब ऐसे खिंचाव होता है तो डिऑक्सीनेटेड ब्लड को पूरे ऑर्गन से वो खींचता है। ये फीस्ट ऐसे काम करता है, ऐसे। इसी काम करने की समय अवधि को कार्डियक साइकिल कहते हैं। अब इसके तीन मुख्य फेज होते हैं। इसके तीन मुख्य फेज होते हैं। पहला एट्रियल सिस्टोल, अब ये एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है कि जब ब्लड का संकुचन होता है, संकुचन का मतलब क्या होता है? फेस ब्लड को ऐसे खींचता है। उसकी जो टाइमिंग है वो एट्रियल सिस्टोल कार्डियक साइकिल कहलाता है। देखो, जब ये खींचने की जो है,
ये लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू होता है। दूसरा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब इसमें क्या होता है, जब ये संकुचन होता है कि ब्लड को खींचा गया और संकुचन होता है तो शिथिल हो जाता है। शिथिल होते ही जो दो वाल्व हमने बात किया, पहला ट्राइकस्पिड और दूसरा मिट्रल, वो दोनों बंद हो जाते हैं। इससे क्या होता है, जो आया हुआ ब्लड है वो वापस वेंट्रिकुलर में नहीं जा पाता है। अब यहां पर क्या होता है, जो राइट वेंट्रिकल का ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी से होकर लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, जिसको हम एरोटिक वाल्व कहते हैं। अब यहां से किसका काम शुरू हो जाता है, आर्टरीज का। हमने पहले पल्मोनरी वेन्स का काम देखा, अब यहां से शुरू हो गया आर्टरीज का काम। तो ये अलग अलग ब्लड वेसल्स होते हैं जिनके अलग अलग काम होते हैं। इनको इसलिए हमने पढ़ा था कि ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी है। अब तीसरा होता है कंप्लीट कार्डियक डिस्टोल। डिस्टोल अब ये होता है कि ये पूरा हार्ट जो है, पूरे चैम्बर जो है रिलैक्सेशन मोड में चला जाता है, शिथिलता की अवस्था में। अब इसमें ये चारों काम करते हैं। अब इन चारों के काम करने का जो पीरियड होता है उसको कंप्लीट कार्डियक डिस्टोल कहा जाता है। उसके बाद हार्ट साउंड, हृदय की ध्वनियां। जब हृदय काम करता है तो उससे ध्वनि उत्पन्न होता है, इसे हार्ट साउंड कहते हैं, हृदय की ध्वनियां, जिसको डॉक्टर किससे पता करते हैं। आप देखते होंगे डॉक्टर के गले में क्या लटका रहता है, उसको क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप, ठीक है, आप भी लगा सकते हैं इसको। जब उसके पैच को लेफ्ट साइड में हम रखते हैं तो हार्ट का साउंड हमें सुनाई देता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन, AUSCULTATION। अब इसमें क्या होता है, जो वेंट्रिकल्स के कंट्रैक्शन या संकुचन होता है जिसमें दो वाल्व शामिल होते हैं, कौन सा अभी हमने पढ़ा, ट्राइकस्पिड और मिट्रल। इस पर दोनों की बंद होने की साउंड सुनाई देती है, जिसको हम क्या कहते हैं, लव हार्ट साउंड, LUV, लव। ये केवल 12 सेकंड की होती है। और जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं सेमिकस्पिड वाल्व बंद होने के कारण जो हार्ट साउंड उत्पन्न होता है। एक को LUV लब बोलते हैं, दूसरे को DUV डब बोलते हैं। डब साउंड, इसका जो टाइमिंग होता है केवल 1 सेकंड होता है, 1 सेकंड। अब ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड हमारे शरीर में कैसे
उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है किसके, कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। नंबर 1 लिखे, सिस्टेमिक और जनरल सर्कुलेशन। नंबर 2 पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन। नंबर 3 पोर्टल ब्लड सर्कुलेशन। अब पहला हमने लिखा सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन। इसमें हार्ट से आर्टरी, आर्टरी से कैपिलरी। इसका सर्कल क्या होता है, ब्लड का, लिख ले आप। ये लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो उसका सिस्टम क्या है, सबसे पहले ब्लड वाल्व से कहां पहुंचेगा, आर्टरी में, आर्टरी से कहां पहुंचेगा, कैपिलरी में। और फिर जो वेन कावा बना हुआ है उसके थ्रू होकर ये सप्लाईयों में आ जाता है। एक तो ये प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस है पल्मोनरी का, और ये प्रोसेस केवल 30 से 35 सेकंड में पूरा होता है। दूसरा जो सर्कुलेशन का चक्र है वो है पल्मोनरी। ये होता है राइट वेंट्रिकुलर के कंट्रैक्शन पे, यानी संकुचन पे। इसको ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में ऐसे प्रेशर देता है, प्रेशर देके जाता है, जहां से वो पल्मोनरी आर्टरी के 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। और यहीं से ब्लड का ऑक्सीकरण होता है, इसी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। और फिर ये पल्मोनरी वेन से O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है, और फिर ये लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है, और फिर वहां से जो प्रोसेस शुरू होता है उसके लिए हम क्या कहते हैं, पोर्टल ब्लड सर्कुलेशन। इसे दूसरे शब्दों में हेपेटिक ब्लड सर्कुलेशन भी कहते हैं। ये हेपेटिक वेन्स होते हैं जो अलग अलग वेन्स के थ्रू उसकी सप्लाई करते हैं। अब हम आते हैं ब्लड वेसल्स पे, रक्तवाहिका। ऐसा ट्यूब जिसके द्वारा बॉडी के फ्लूइड को कैरी, ऐसा ट्यूब जिसके द्वारा जो बॉडी के फ्लूइड को कैरी करती है उसे क्या कहते हैं, वेसल्स। और जो ब्लड को कैरी करती है उसको क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स। जो ब्लड को कैरी करती है उसको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, और जो फ्लूइड कैरी करती है उसको हम वेसल्स बोलते हैं। अब ये 2 प्रकार की होती है, आर्टरीज और वेन्स। तो आर्टरीज क्या होता है, ऐसा ट्यूब नुमा जो ब्लड वेसल्स है जो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी
तथा टिश्यूज तक ले जाने का काम करता है। अब पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर सभी आर्टरीज में ऑक्सीनेटेड ब्लड बहता है। 1 मिनट होल्ड करेंगे आप लोग। सॉरी जी। अब हमने क्या पढ़ा? एक होता है फ्लूइड को कैरी करता है, उसको वेसल्स कहते हैं, और ब्लड को कैरी करता है, उसको ब्लड वेसल्स कहते हैं। ब्लड वेसल्स 2 होते हैं, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज क्या करता है? पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़कर सारे आर्टरीज क्या कैरी करता है? उसमें क्या बहता है? O2 यानी ब्लड बहता है। और ये कहां तक जाता है? टिश्यूज तक, छोटे छोटे ट्यूब से डिवाइड हो। उसके भी नाम है, तो उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अब हमने पढ़ा कैपिलरीज। अब ये क्या करता है? अब ये आर्टरी और वेन को जोड़ने का काम करता है। इससे बॉडी के और चीजें जो गैस एक्सचेंज होती है, अलग अलग चीजें होती हैं, उस पर हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। हमें ये मोटी तौर पे ये पता होनी चाहिए, क्योंकि हम सर्जरी करने नहीं जा रहे हैं, तो मोटी बात हमें पता होना चाहिए जिसपे हम काम कर सकते हैं। या उसमें कोई इशू हो तो उसको कैसे ओपन अप, जब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे ना, हम करेंगे कि चैनल ओपनर, बायो एनहांसर, किसी वेन्स में, किसी आर्टरीज में क्लॉट बन गया दाने जैसे छोटा सा, अब वहां दर्द होने लग गया, उसको हम डिजॉल्व कैसे करेंगे? तो जो चैनल ओपनर की बात हम करेंगे, वो क्या करेगा? इसको डिजॉल्व करके ओपन कर देगा। ऐसी कौन सी नेचुरल चीजें हैं जो चैनल ओपनर का काम करता है, बायो एनहांसर का काम करता है? उन सब चीजों पे हम बाद में चर्चा करेंगे। अब आर्टरीज और वेन्स बनी किससे होती है? आर्टरीज और वेन्स किससे बनी होती है? कोई बता सकता है? प्रोटीन एंड ब्लड वेसल। हाँ जी, प्रोटीन और ब्लड वेसल से बनती है। नहीं, ब्लड वेसल्स, वही तो मैं कह रहा हूं, आर्टरीज भी क्या है? ब्लड वेसल्स ही तो है। तो आप ब्लड वेसल्स से ही कैसे बनेगी? हमने शुरू में ही जब एनाटॉमी पढ़ी थी तो क्या पढ़ी थी? सेल, ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं? सेल के बाद क्या पढ़ा था हमने? किसी को याद है? एक ही तरह के काम करने वाले सेल्स के ग्रुप से क्या बनता है? टिश्यूज। कोशिका। तो इनकी 3 परतें होती हैं, उसी से वॉल टिश्यूज कहलाते हैं।
उसी से बनी होती है। उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। और वेन्स, आर्टरीज तो हमने पढ़ लिया। वेन्स क्या है? ऐसी ब्लड वेसल्स जो ब्लड को बॉडी के विभिन्न अंगों तथा टिश्यू से हार्ट तक लाने का काम करती है। अब देखो डिफरेंस क्या आ गया? आर्टरीज पहुंचाने का काम करती है और वेन्स लाने का काम करती है। ये मुख्य तौर पे इस चैप्टर में हमने पढ़ना था। अब मैं थोड़ा सा आपको आज सोच रहा हूं कि थोड़ा दिल का दौरा कैसे पता चलता है, उसके क्या लक्षण होते हैं? खूब पसीना आना, खूब पसीना आना, बहुत सारा पसीना आता है। और श्वासोश्वास लेने में भी दिक्कत होती है। देखो आपने आधी बात कही। चलो बोलो बोलो और बोलो। देखो पहला क्या है? आपको दर्द फील होगा, ठीक है? हार्ट अटैक के लक्षण पुरुष हो या महिला हो कई दफा अलग अलग दिखते हैं। सीने में दर्द पुरुषों के लिए एक सामान्य लक्षण होते हैं जो दिखते हैं। और सीने में दर्द बिल्कुल कहां होता है? अब देखो यहां भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? हम खाना खाते हैं फूड पाइप से। अब जैसे हम थाइमस के पास आए, वहां पे फूड पाइप स्टमक के लिए ओपन होता है। अब जब वो स्टमक में जाता है तो कई दफा क्या होता है कि हम खाना खा रहे होते हैं या खाना ज्यादा खा लेते हैं या एसिडिक ज्यादा खा लेते हैं, तो उसकी वजह से भी दर्द होता है। और सेम प्लेस पे थोड़ा सा इधर उधर हार्ट अटैक का भी पेन होता है। कई दफा तो हार्ट अटैक इसी में चला जाता है कि गैस का पेन है, बाद में पता चलता है और डॉक्टर कहता है आप तो बच गए। क्योंकि जो सेंटर पॉइंट है उसके आसपास ही दोनों का होता है। उसकी पहचान क्या होगी? जब आपको गैस से पेन होगा, थोड़ा जलन सा फील होगा इस एरिया में, थाइमस के एरिया में। लेकिन हार्ट अटैक का पेन होगा तो उसमें जलन नहीं होगा। उसका कारण क्या होता है? जो गैस का पेन है वो हाईली एसिडिक फूड खाने की वजह से हुआ या हाईली पॉइजन फूड खाने की वजह से हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में सुबह का कटा हुआ प्याज दोपहर में ढाबा में आप खा लेते हो, तो पॉइजनेटेड हो जाता है। अब आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर सबसे पहले पूछेगा क्या खाया था इसने, कहां खाया था इसने। वो केवल यही फाइंड आउट करने के लिए कि कोई पॉइजनेटेड चीज तो नहीं खाया। जैसे आप बोलोगे कहीं जा रहे थे ढाबे पे या ऐसा रुक के खाया, बस वो कंफर्म हो जाता है डॉक्टर। दूसरा, एक तो कारण ये होता है। दूसरा, जैसा आपने बोला कि सांस लेने में तकलीफ, बेचैनी, पीठ, बाजू और जबड़े में दर्द,
और जो पसीना आने की बात आपने बताई, तो हार्ट अटैक में पसीना, ठंडा पसीना कहते हैं उसे, आपको ठंडापन होगा और पसीने, मतलब शरीर ठंडा है और आप पसीने पसीने हो रहे हो। नॉर्मल पसीना क्या होता है, आप हीट फील करोगे, लेकिन जब हार्ट अटैक का पसीना आएगा तो आप वो ठंडा फील करोगे और फिर आपको चक्कर आ जाएगा। अब अगर आप महिलाओं में जाओ तो दर्द होना एक सामान्य लक्षण है, लेकिन महिलाओं को आप देखते होंगे कि कभी वो कहते हैं कि पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है, थाइमस के नीचे और पेट के ऊपरी हिस्से में। देखो ये थाइमस है और इसके दोनों के, थाइमस से थोड़ा सा नीचे और पेट के टॉप ऑफ द एरिया पे तो दर्द होता है, हल्का हल्का दर्द महसूस करता है उनको, मतलब जलन सा भी महसूस होगा, झुंझुना, जो एक सुनापन आ जाता है ना, वैसे महसूस होगा। और महिलाओं के हार्ट अटैक की समस्या में जो एक कॉमन चीज है जो पुरुषों में जनरली नहीं पाया जाता है, वो क्या है, उनको उल्टी आने लगती। तो महिलाओं में अगर वो ये बताए कि थाइमस के नीचे और स्टमक के थोड़ा सा ऊपर है और वो मिचलाना या उल्टी आना जैसा भी फील करते हैं, उनको सबसे पहले आप अपने पास ट्रीटमेंट, सबसे पहले उनको हॉस्पिटल पहुंचाओ। ये सामान्य लक्षण होते हैं जो जनरली आप पाओगे। इसके बारे में हम बात करेंगे, बस एक चीज और मैं डिस्कस कर लूं, उसके बाद फिर इस बीमारी के बारे में, उस उपचार या ट्रीटमेंट या डायग्नोज के बारे में हम बात करेंगे। ये हार्ट अटैक होता क्या है, क्या होता है हार्ट अटैक में? चलो लक्षण तो हमने समझ लिया, ये होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। हार्ट अटैक में होता क्या है? हार्ट अटैक कितनी बार किस गति से धड़कता है? हार्ट अटैक कितनी बार किस गति से धड़कता है, इसकी एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल हार्ट को मिलता है। उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या कहते हैं? हार्ट रेट, जिसमें देखा जाता है कि 1 मिनट में मनुष्य का हार्ट कितनी बार धड़कता है। इसमें क्या देखा जाता है कि 1 मिनट में मनुष्य का हार्ट कितनी बार धड़कता है। जब इस प्रक्रिया में रुकावट आ जाती है या आपका धड़कन अनियमित हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, लिख लीजिए, एरिथमिया। एरिथमिया तो जब हार्ट अटैक होता है तो क्या होता है, आपकी हृदय की धड़कन काम करना बंद कर देती। अब हार्ट की धड़कन अगर काम करना बंद कर दे तो क्या होगा, कोई बता सकता है? अगर हार्ट की धड़कन काम करना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगी सर। हाँ जी, मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, मर जाएगा। आप उसका मृत्यु पे ही पहुंच गए तो और सर क्या होगा फिर? इतनी जल्दी ऊपर पहुंचाने पे क्यों लगे हो भाई? लगेगा तो नहीं है सर, भी हार्ट बंद ही हो गया तो फिर सर क्या होगा उसका? मैंने क्या बोला है? मैंने क्या बोला है? हार्ट अगर किसी वजह से
मैंने क्या क्या वर्ड बार बार क्या यूज कर रहा हूं? अगर किसी वजह से काम करना बंद कर देती है तो क्या हो जाता है? आप हार्ट मृत्यु पे तो बाद में जाना, अगर काम करना बंद कर देगी तो क्या होगा? वो तो अंतिम चरण है, उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। आप करोगे क्या? मैं बस ये जानना, पसीना आएगा, चक्कर आएंगे, खून का खिंचाव होगा। खून का क्या होगा? खिंचाव होगा। खिंचाव क्यों होगा भाई? फंक्शन कम हो जाएगा उनका पूरा, तो जहां खून रुक गया वहां रुक जाएगा। जब हार्ट का धड़कन काम करना बंद कर दे तो इसका मतलब क्या हुआ? हार्ट का फंक्शन रुक जाता है। और हार्ट का फंक्शन क्या है? हमने पढ़ा था ना, हार्ट का कार्य पंपिंग है, पंपिंग है, ब्लड का पंपिंग है। और अगर पंपिंग ना होगा तो क्या होगा? शरीर के विभिन्न हिस्सों में ब्लड का पहुंचना बंद हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि हार्ट अटैक अगर आए तो जितना जल्दी संभव हो उसको हॉस्पिटल पहुंचा दो। क्यों? क्योंकि उस केस में डॉक्टर क्या करेगा? जब डॉक्टर को ये दिखेगा उस सिग्नल काम करना, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो हार्ट को नहीं मिल रहा है, तो उस सिग्नल को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाएगा डॉक्टर? उसे कहते हैं डोपामाइन। अब समझ में आ गया हार्ट अटैक होता क्या है या नहीं समझ आया? जी सर, एक बार सर फिर से समझिए। क्या नहीं समझ आया बताओ? हार्ट पूरे दिन में कितनी बार धड़कता है? आपने स्पीडोमीटर देखा हुआ है? आपने स्पीडोमीटर देखा हुआ है? 22 सर। मैंने लंग्स पढ़ाया आपको? कोविड के टाइम में ऑक्सीमीटर से चेक किया था आपने? 98 to 100 होता है। मैं हार्ट की बात कर रहा हूं। 72। हाँ, 72 मैंने बोला कि हृदय गति कितनी बार धड़कता है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हार्ट को क्या मिलता है? एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल। उसी को क्या कहते हैं? हार्ट रेट। उसी से पता चलता है कि मनुष्य के हृदय में धड़कनें कितनी बार धड़कती है, उसका गति क्या है। अब इस प्रक्रिया में अगर रुकावट आ जाए या ये अनियमित हो जाए, देखो हार्ट अटैक के 3 चरण होते हैं। पहले चरण में वो अनियमित होता है, अचानक रुक सा नहीं जाता। जैसे ये अनियमित होता है तो हम अनईजी फील, जैसे क्या ना, पसीना आ जाना। भाई सांस हम ले रहे हैं, सांस रोको, अगर वो 1 मिनट के लिए रोकोगे तो क्या होगा? उसी तरह ये इसे कहते हैं अनियमित होना। उसे छोड़ दो तो फिर वो वापिस आ जाता है ना, तो मर तो नहीं जाएगा। तो अनियमित होने से वो मरता नहीं था, मरता नहीं है। और जो अनियमित होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एरिथमिया। तो मोटे तौर पे हमने ये जाना कि हार्ट अटैक की वजह से क्या होता है? हृदय की धड़कन काम करना बंद कर देती है या वो अनियमितता आ जाती है, रुक रुक के काम करती। और ये रुक रुक के काम कब करती है, क्यों करती है? तो डॉक्टर क्या बताता है? इनका वाल्व ब्लॉक हो गया, ब्लॉकेज हो गया। तो अगर वो 50% ब्लॉकेज होगा तो
50 से 70 के बीच में, 65 के बीच में पहला हार्ट अटैक, 70 से 90 के बीच में दूसरा, और 90 के पार हुआ ब्लॉकेज तो बचना बड़ा मुश्किल काम है। तो अभी हमने ये समझा कि दौरा यानी दिल के दौरे का लक्षण क्या है और ये हार्ट अटैक होता क्या है, इसके होने से क्या हो जाता है, इसकी डायग्नोज और ट्रीटमेंट जब हम डिजीज पार्ट में पढ़ेंगे तो आप लोगों को बताएंगे। ठीक है जी। ये मैंने इसलिए बता दिया कि आप हार्ट का चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें लक्षण पता हो तो कई दफा आप अभी कहीं रहते हो, घर में है, बाहर है, किसी को देखा तो आप किसी की मदद कर सकते हो, क्योंकि आपको लक्षण पता लग जाएगा इस बंदे को। क्योंकि देखो ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको इतना मालूम नहीं होता है, तो आपको मालूम है तो आप उसकी मदद कर सकते हो, उसको हॉस्पिटल पहुंचा सकते हो। वो जब बताएगा तो आप पूछोगे तो आपको पता है कि क्या होने से क्या होगा, तो आप उसको क्लियर करके पूछोगे कहां पे क्या फील हो रहा है। तो जब वो बताएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो है माइनर हार्ट अटैक है या हार्ट फेल्योर है कंप्लीट। तो कंप्लीट हार्ट फेल्योर 3rd स्टेज होता है। ठीक है जी। कुछ पूछ रहे हैं आप लोगों को? कुछ पूछना है जी? आप लोगों के पास कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हो। सर नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए बोलिए बोलिए, सुन रहा हूं मैं। हाँ सर, ये पूछ रहा था अभी अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो उसके क्या किया जाए, वो थोड़ा बचाव हो जाए जिसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके, उसके लिए क्या करें? देखिए सबसे पहली बात क्या है, इसके लिए क्या करें, जब मैंने बोला ना कि डायग्नोज पार्ट पे आएंगे तो बताएंगे, एक मुद्रा में बताऊंगा। जी सर। अगर वो मतलब अचेतन अवस्था में भी आता है, वो मुद्रा को ऐसे करके फिंगर बांध दोगे, उसको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा तब बताने का फायदा है, तो इसलिए मैं अभी नहीं बताऊंगा। देखो एक दो तो मुद्राएं होती है, दूसरी बात क्या होता है, उसको पहले जहां भी है उसको बिठा दो और ये देखो थाइमस का एरिया है ना, उसको रब कर दो। जी सर। रब करने के बाद और जितनी जल्दी हो उसको जहां तक हॉस्पिटल जाने तक जोर से नहीं दबाना, गर्म करना उस एरिया को। जी सर। कई दफा क्या होता है कि जब आप रब करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन एक्टिवेट हो जाता है, उसको कहते हैं हार्ट स्टिमुलेशन। हम प्रेशर के थ्रू हार्ट को स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और बताओ सर। एक आपने बताया था अभी जो पीरियड वाला बताया था ना, अभी अगर किसी के 21 से 35 दिन पीरियड आता है वो 27 तारीख का, उसमें अगर किसी लेडीज, नहीं सर थोड़ा सा पूछ रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट है थोड़ा सा, अगर किसी महिला के या बहन के ब्लीडिंग होने लग जाए, ब्लीडिंग होने लग जाए, तो उसके लिए क्या किया जाए? कुछ थोड़ा सा कुछ हो तो संभव। उस टाइम मैंने कुछ बताया था? नहीं सर, ये सिर्फ इतना आपने ये बताया था भी किसी बहन के या किसी के। पहली बात तो है कि जी, अगर आपने सुना होगा जो मैंने पढ़ाया तो ब्लीडिंग तो नॉर्मल बात है, ब्लीडिंग तो होगी, आप सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। जी जी। अगर ब्लीडिंग नहीं हुई तो पीरियड में काउंट ही नहीं होगा। आप मुझे पूछो कि अगर वो ब्लीडिंग लंबा हो, ज्यादा दिन तक चलता रहे या क्लॉट बन जाए, तब तो मैं सवाल का जवाब दूं। अब आप सवाल ये पूछ रहा था की वजह ही खत्म कर रहे हो। सर थोड़ा सा खाता पढ़ के थोड़ा सा कुछ जल्दबाजी करके बोल गया ना। देखो चलो आप सबको मैं बता देता हूँ, नाम लिख लो। जी सर। मिलेगा नहीं, जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन फिर आप नाम लिख लो। एक निरंजन फल आता है, निरंजन फल। फल। जी।
जिस किसी माता बहन को ऐसी समस्या हो, उसमें से 2 फल रात को पानी में भिगो के और उसको सुबह मसल के उनको पिला दो। 3 बार पिलाओगे, 4 बार पिलाओगे, उनकी ब्लीडिंग रुक जाएगी। ये पानी में भिगोकर सर? रात में वो 2 फली पानी में डाल देना, पीने वाले पानी में, और उसको ढक देना। सुबह उसको जब आप मसलोगे ना, तो पानी में वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और वो सिप सिप करके वो पीने के लिए बोल दो उनको। ये है नेचुरोपैथिक इलाज। थैंक यू सर। अब वो मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, अगर ना मिले तो आप मुझे फोन कर लें। सर इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जी। सर बाय चांस किसी को ब्लीडिंग ही नहीं होती है, देखो मैम, तो सर मैं क्या करूं? क्वेश्चन है सर असल में बात जैसे हार्मोन्स के डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो बहुत सौ को महीने पे ब्लीडिंग नहीं होती है सर। सबसे पहली बात तो ये है ना कि ब्लीडिंग नहीं होती है, ये हार्मोन्स का डिसऑर्डर क्यों हो जाता है, पहले वो जानना पड़ेगा, और वो जानने के लिए उनसे बात करनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसा नहीं होता ना स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हार्मोन, आपको मालूम है कौन सा हार्मोन क्या होगा, क्यों होता है। तो पहले क्या होता है कि उसके सर्कमस्टांसेस में जाना होता है। देखो 2 चीजें हमेशा ध्यान रखना, मैं सब कुछ बताऊंगा, आप ऐसा मत सोचो कि मैं जवाब नहीं दे रहा हूं। अभी जवाब मैं दूंगा तो आप समझोगे ही नहीं। क्या होता है 2 चीजें, एक होता है ट्रीटमेंट करना, ठीक है, दूसरा होता है डायग्नोज करना। जी। तो कठिन डायग्नोज करना होता है, ट्रीटमेंट करना नहीं कठिन होता है। घर में आग जलने की स्मेल आ रही है, आपने गैस जला नहीं रखा है, कुछ जलाया नहीं, तो आपके दिमाग में क्या आता है, कहीं वायर जल रहा है, जी पता है ना। जी सर। अब अगर वायर कहाँ जल रहा है ये पता लग जाए तो उसका सोल्यूशन आसान हो गया। जी सर। अगर ये ना पता लगे कि वायर कहाँ जल रहा है तो क्या करोगे आप, ट्रीटमेंट कर पाओगे? फिर तो कुछ नहीं हो सकता। तारा दुबाल करोगे, कहाँ है तार। तो जो ये पता करना है उसको हम क्या कहते हैं, डायग्नोसिस। और जब डायग्नोज हो गया तो ट्रीटमेंट करना तो आसान काम है। जनरली प्रॉब्लम कहाँ होता है कि हम तुक्का मारते हैं। जी। अच्छा ये देख के देखते हैं ठीक हो जाए तो, अच्छा इससे नहीं हुआ तो ये कर देते हैं। अभी भी आप देखोगे कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अच्छे डॉक्टर होंगे वो जल्दी आपको दवाई नहीं लिखेंगे, अभी तो बहुत कम लिखेंगे। जी। और आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ तो उन्होंने, आपने बोला ये हो रहा है तो उन्होंने 5 दवाइयां लिख दी, फिर 3 दिन बाद आना। जी सर। वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं इनिशियली डायग्नोज नहीं करते। ओके। आपसे पूछा क्या हो रहा है, आपने बोला बुखार है, खांसी है, ये है वो है, उन्होंने पर्ची पे लिख दिया सिम्टम, फीवर, खांसी या ज्वाइंट पेन, व्हाटएवर आपने बोला। जी। सिम्टम लिखते फिर उन्होंने 3-4 दवाइयां लिख दी। अगर ज्वाइंट पेन है तो एक गैस की गोली लिख देंगे, एक पेन किलर लिख देंगे। जी हाँ। इस तरह से होता है। तो वो क्या जो आपने क्वेश्चन किया ना, जी सर, तो पहले डायग्नोसिस पार्ट में आएगा, ट्रीटमेंट तो बाद में होगा। ओके। होता क्यों है, उनकी सर्कमस्टांसेज आपको समझनी पड़ेगी, उनसे बात करनी पड़ेगी, ओके। वो किस माहौल में रह रही है वो देखना पड़ेगा, उनके घर में कोई इशू तो नहीं है। अगर वो किसी की वाइफ है तो ऐसी सर्कमस्टांसेस तो नहीं है कि वहां रहना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। ओके। क्योंकि जब ऐसी सर्कमस्टांसेस आएगी तो स्ट्रेस आएगा उनके ऊपर, वो हमेशा परेशान होगी। वो आपको बताएं मुझे नींद नहीं आती, मैं जाती हूँ कुछ करने भूल जाती हूँ। जी। जब ऐसी सिचुएशन आएगा तो इसका मतलब क्या है, वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। ओके। तो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है तो हार्मोन जो है वो काम करना बंद कर देता है। बंद कर देता है। अब
कौन कौन से हार्मोन क्या करता है उस पर भी हम करेंगे, अभी टाइम है उस सबका, ठीक है। ओके। क्योंकि अभी जो कर रहे हैं उससे हम भटक के दूसरी तरफ जाएंगे तो समझ नहीं आएगा आपको। जब मैं इस पे ट्रीटमेंट पार्ट पे आऊंगा तो आप मुझे याद दिलाना। तो काउंसलिंग, इसके लिए सबसे पहला जी। उपाय मैं बता देता हूँ, वो है काउंसलिंग, ठीक है। काउंसलिंग। और पहला उस जी। उपाय है, इसको हम कहते हैं साइकोथेरेपी, टॉक थेरेपी, ओके सर। ठीक है। लेकिन वो सब चीजें तो जी आपको सर। सीखनी पड़ेगी ना, वैसे कैसे हो जाएगा। जी सर। वो ये साइकोथेरेपी या टॉक थेरेपी आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन इस पे बात मैं करूंगा कि काउंसलिंग कैसे की जाए, ओके। ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन है, जैसे जी जी सर एक और क्वेश्चन है, जैसे पैरों की नस चढ़ जाती है, दर्द होता है उसमें, सर उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट वगैरह हो सकता है? सबसे पहला, जैसे नस पे नस चढ़ जाती है। देखो सबसे पहला हॉट एंड कोल्ड क्या करना है, ठंडा पानी लेना है और गर्म पानी लेना है। गर्म पानी से 4 मिनट सिकाई करना है, ठंडे पानी से 2 मिनट करना है उसी वक्त, ओके और ऐसा 4 बार करना है। सर, एक्चुअली रात को ना सोते सोते हो जाता है, जैसे सो रहे हैं तो सोते टाइम ही चढ़ जाती है। नस चढ़ने की प्रॉब्लम नहीं है, आपका नर्वस सिस्टम, अगर आपको है या किसी और को है, उसका नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब है, ओके उसकी नसें कमजोर हो गई है, ओके वो अंडर प्रेशर लाइफ जी रहा है, ओके या खाना ऐसा खाता है जिससे नर्व्स को कुछ नहीं मिल रहा है न्यूट्रिशन, कोई भी कारण हो सकता है, वो तो उससे बात करने पे पता। इसको ओके नस पे सर। नस चढ़ना नहीं बोलते हैं, ये तो अपनी जीवन शैली खराब कर रखी है इसलिए होता है। ओके सर, ये और बताइए। थैंक यू सर। और कोई सवाल है? थैंक यू।